बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंसुलिन की फिजियोलॉजी। आपको पता है कि आपका जो इंसुलिन है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है और जब भी आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, जब भी आप फूड इंटेक करते हैं तो नेचरली आपकी जो इंसुलिन है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि ग्लूकोज की स्टोरेज के लिए आपकी इंसुलिन बनी है, अल्लाह ताला ने बनाई है। एज़ कम्पेयर टू इंसुलिन आपका एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोगॉन, जो अल्फा सेल से जो है वो हमारा रिलीज़ हो रहा होता है। ये तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया। और जब हाइपरग्लाइसीमिया होगी, हाइपरग्लाइसीमिया, उस टाइम पे आपका इंसुलिन रिलीज़ होती है। किस फॉर्म में होती है? पहले पहले होती है प्री प्रो इंसुलिन, जिसके अंदर आपका सिग्नल पेप्टाइड होता है। और जब ये सिग्नल पेप्टाइड, जब आपका ये आपकी सिंथेसाइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जब यहाँ से इसका क्लीवेज होता है तो उसके बाद ये बन जाता है प्रो इंसुलिन। यानी कि आपका जो सिग्नल पेप्टाइड है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और ये प्रो इंसुलिन फॉर्म में आ जाती है, यानी कि एक्टिव। और उसके बाद ये स्टोर हो जाती है आपकी सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अपटेक होती है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, आप जब खुराक वगैरह खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब फिर ये एक्टिव जो स्टोरेज फॉर्म होती है फिर वो रिलीज़ होती है और उसकी अपटेक करवा देती है आपके सेल्स के अंदर। इसके अंदर अब जब भी वो रिलीज़ होती है तो इसके अंदर आपके दो प्रो इंसुलिन आपकी दो फॉर्म में रिलीज़ होती है, एक इंसुलिन और एक सी पेप्टाइड। इसके अलावा एक अमाइलिन भी होती है, वो भी रिलीज़ होती है। सी पेप्टाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके एंडोजीनस इंसुलिन है ना, एंडोजीनसली मतलब हम जो अपनी खुराक खा रहे हैं, नेचरली जो चीज़ हो रही है उसमें सी पेप्टाइड रखी है अल्लाह ने। लेकिन जो हम बाहर से कोई इंसुलिन लगाते हैं ना पेशेंट को, उसके अंदर आपके सी पेप्टाइड नहीं होता। ठीक है। अब ये एक इस इमेज को आप समझ लें कि आपके जो किस्म जो ग्लूट जो गेटेड चैनल्स होते हैं, कुछ इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं और कुछ इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि कुछ इंसुलिन के विदाउट होते हैं। अब ग्लूट 4 जो होता है ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, यानी कि जब भी आपकी इंसुलिन यहाँ आएगी तो यहाँ पे आपके टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट करती है अपने रिसेप्टर्स को, फिर उसके बाद ये आपके जो ग्लूट 4 है चैनल्स हैं, गेटेड चैनल्स हैं, इनको ओपन करती है। जब ग्लूट 4 ओपन होता है तो फिर जो ग्लूकोज जो है वो एंटर होता है और उसके बाद फिर आपका ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस वगैरह जो है वो आपका होता है। तो यानी कि ग्लूकोज को जो है वो सेल के अंदर जो है वो स्टोर करवा रही होती है। जो ग्लूट 2 होते हैं, यानी कि ग्लूट 2 आपके लीवर के ऊपर होता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ इंसुलिन डिपेंडेंट। इसके लिए इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इंसुलिन नहीं चाहिए इसको। ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो सकता है जब भी आपकी ग्लूकोज बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा आएंगे, तो उसमें आपके ग्लूटो खुद ब खुद उसको जो है वो क्या करते हैं, आपके सेंस करते हैं और ग्लूटो ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो ग्लूकोज की अपटेक करवाते हैं, उसके बाद उसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है और एटीपी की जो है वो फॉर्मेशन होती है। ग्लाइकोलाइसिस में वही सारा प्रोसेस है कि आपका पायरोवेट, फिर क्रेब्स साइकिल्स, फिर एनएडीपीएच, फिर उसके बाद एटीपी फॉर्मेशन, वो सारा पूरा प्रोसेस होता है जो बायोकेम में आपने पढ़ा हुआ है। एटीपी जब ज़्यादा होता है ना तो ये आपके यहाँ पोटेशियम मॉलिक्यूल्स पे जाके जो सा होता है ना अटैच हो जाता है। जब वो पोटेशियम के चैनल्स पे जाके अटैच होता है तो ये आपके पोटेशियम चैनल्स को क्या करवा देते हैं, बंद, जिसकी वजह से इनसाइड ऑफ द सेल आपका पोटेशियम क्या हो जाता है, ज़्यादा। जब पोटेशियम ज़्यादा होता है तो ये डीपोलराइजेशन करवा देता है इन मेम्ब्रेन्स की, जिसकी वजह से जो आपके कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। जैसे ही ओपन होते हैं और कैल्शियम अंदर आता है तो आपको पता है ऑलरेडी आपका जो कैल्शियम है, जो पोटेशियम है वो ज़्यादा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपका ज़्यादा है, मजीद कैल्शियम आ जाएगा और ये भी आपका जो है वो क्या होता रहेगा, ज़्यादा होता रहेगा। अब कैल्शियम करता क्या है कि आपके मेम्ब्रेन्स पे भी साइनैप प्रोटीन्स होते हैं और यहाँ पे भी आपके इंसुलिन पे भी होते हैं, और ये एक रास्ता बना देते हैं साइनैप प्रोटीन्स के दोनों के दरमियान। जैसे ये एक रास्ता बना हुआ है, जो यहाँ से इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निकल के आपके जो है वो ब्लड वेसल्स पे जाते हैं और फिर वो जिन पे आपके इंसुलिन डिपेंडेंट होती है वो इंसुलिन जाती है और ग्लूकोज की अपटेक करवा देती है। क्लियर? इसके अंदर जो है वो सारा का सारा जो है वो यही लिखा हुआ है। अगर एनाबॉलिक इफेक्ट देखें इंसुलिन का कि क्या क्या काम कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको पता है पहले पहले आपका ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट कर रही होती है स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यूज, और इन दोनों के अंदर आपके ग्लूट 4 होते हैं, यानी कि इट इज़ एन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है। जब आपकी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करेगी स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू में, इन रिजल्ट आपकी जो ग्लूकोज है बॉडी की वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगी। ग्लाइकोजन की जो है वो स्टोरेज वगैरह करवाता होता है क्योंकि एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको सेफ फॉर्म में जो है वो इंसुलिन स्टोर करना होता है। इंक्रीज ट्राइग्लाइसराइड सिंथेसिस, यानी कि वो अमाइनो एसिड्स, और उसके बाद जो है वो आपके ट्राइग्लाइस की जो है वो फॉर्मेशन होती है, यानी कि फैट फॉर्मेशन। यानी कि आप वही है कि जब आप फास्टिंग स्टेट के अंदर होते हैं तो ये फैट की जो आपकी फॉर्मेशन होती है यही एक एनर्जी सोर्स होता है आपका। इंक्रीज सोडियम की रिटेंशन, और इसके अंदर जो है वो आपकी माइल्ड साइडिमा भी करवा रही होती है। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, आपके मसल्स जो होते हैं और उनकी जो है वो सिंथेसिस करवा रही है, मसल की ग्रोथ करवा रही होती है, बिकॉज आपकी जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी इंसुलिन जो है वो अपटेक करवा रही होती है। इंक्रीज सेलुलर अपटेक, ये मैंने आपको बता दिया पोटेशियम का। डिक्रीज ग्लूकोगॉन रिलीज, बिकॉज आपकी जो है वो लीवर की जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है कि न्यू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज वो नहीं बनने देती, बिकॉज इट इज़ अ स्टोरेज मॉड्यूलेटर। ये सिर्फ स्टोरेज का काम कर रही होती है इंसुलिन। डिक्रीज लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू, यानी कि फैट के जो है वो ब्रेकडाउन जो होता है वो बंद कर देती है, जिसकी वजह से जो केटोन फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
अनलाइक ग्लूकोज इंसुलिन डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, यानी कि ग्लूकोज तो आपका चला जाता है ना, क्रॉस कर जाता है, बच्चे के अंदर चला जाता है, लेकिन इंसुलिन जो होता है वो नहीं करता है। सो इन मदर विद डायबिटीज एक्सेसिव ग्लूकोज कैन क्रॉस प्लेसेंटा इंक्रीज फीटल इंसुलिन। अब साफ सी बात है, इंसुलिन अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर अगर इंसुलिन बढ़ी हुई है तो इट मीन्स देर इज़ कि आपकी ग्लूकोज जो है वो मदर से बच्चे के अंदर जो है वो शिफ्ट हो गई है। अब जो मैंने आपको बताया कि GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, तो उसमें एडिपोज टिश्यूज़ और आपके ये जो मसल्स आ जाते हैं, और इंसुलिन डिपेंडेंट में आपके GLUT1 है, और इसके अंदर ये आप सारे एक दफ़ा देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे आपके GLUT1 है, GLUT2 है, GLUT3 है, GLUT5 है, जितने भी हैं ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं। बिकॉज कई सी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको ब्रेन का ट्रॉमा या कुछ भी हुआ और आपकी बॉडी को ग्लूकोज या किसी चीज़ की नीड चाहिए, तो आपको इंसुलिन की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आपकी जो स्टोर फॉर्म होती है ग्लूकोज की, वो ग्लूकागॉन रिलीज़ करवाता है, और फिर ये जो आपके चैनल्स होते हैं ये फिर प्रोवाइड करते हैं आपकी जो अदर ऑर्गन्स हैं उनको ग्लूकोज वगैरह और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रेगुलेशन क्या होती है? रेगुलेशन में यही है जो मैंने आपको नीचे बता दिया है कि ग्लूकोज जब भी आपने खुराक वगैरह खानी है तो आपकी जो ग्लूकोज है जो सेंस कर रहे होते हैं आपके कि ग्लूकोज आ गया तो इंसुलिन जो है रिलीज़ करवानी है, तो आपके बीटा सेल की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है बाय ग्लूकोज, और आपके जो बीटा सेल्स होते हैं वो आपके इंसुलिन रिलीज़ करवा देते हैं। उसी वजह से आपके ग्लूकोज जो है वो एंटर होते हैं बीटा सेल्स में, एटीपी आपका फॉर्मेशन होती है, पोटेशियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं, फिर वो डिपोलराइज कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और आपके जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आके आपके इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस करवा देता है बाय साइनैप प्रोटीन्स के आपके मेम्ब्रेन्स के ऊपर भी होते हैं और आपके इंसुलिन के ऊपर भी होते हैं, इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वो कहता है एड्रीनल स्टीरॉयड एंड कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर आपने सिर्फ 3 पाथवेज याद रखने हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड पाथवे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स। 3 एंजाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, एक 21 और एक 11 बीटा। अब एक बात याद रखें कि जितना भी ये प्रोसेस होता है ना एड्रीनल स्टीरॉयड का, इसके अंदर आपका स्टार्ट होता है आपका ACTH जो आपका कोलेस्ट्रॉल को जो होता है वो क्या कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो फिर आगे आपका जो है वो चेंज हो जाता है डिफरेंट फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, पहले देखें, वो कहता है एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या होता है? एल्डोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन के अंदर आपका एल्डोस्टेरोन जो है या आपके सोडियम की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो करवा रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जब आपका ACTH जो है वो एक्टिवेट करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेग्नेनोलोन में चेंज हो जाता है। जब आपका प्रेग्नेनोलोन में चेंज होता है तो आपका प्रेग्नेनोलोन आपका प्रोजेस्टेरोन में चेंज होता है। प्रोजेस्टेरोन को 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन के अंदर चेंज होने में 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की जो है वो मदद चाहिए होती है। ठीक है, अब जब आपका 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो प्रोजेस्टेरोन को 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन में चेंज करती है, वहाँ पे फिर एक और एंजाइम होता है 11 बीटा। 11 बीटा आपके डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन को कॉर्टिकोस्टेरोन में चेंज करता है, और उसके बाद आपकी एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस होती है और आपका एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। अब एल्डोस्टेरोन में आपने याद रखना है सिर्फ 2 एंजाइम होते हैं, एक 21 और एक 11। क्या होता है? 21 और 11। इन दोनों में अगर कहीं मसला आता है तो यानी कि एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। लेकिन 17 अल्फा आपके कॉर्टिसोल और आपके एंड्रोजन्स, इन दोनों के अंदर जो है वो हेल्पफुल होता है। तो प्रेग्नेनोलोन बाय द हेल्प ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन में चेंज होता है। फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस कि आपका हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन फिर 21 जो होता है उसे डीऑक्सीकॉर्टिसोल में चेंज करता है। उसके बाद आपका जो है वो 11 बीटा जो होता है वो आपको कॉर्टिसोल के अंदर चेंज होता है, और आपका कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन के अंदर चेंज होता है, और वो आपकी बॉडी के अंदर जो है स्ट्रेस में आपका जो कॉर्टिसोल है वो ज़्यादा क्योंकि रिलीज़ होता है, बिकॉज इट्स अ कॉर्टिसोल जो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, इट इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। इसके अलावा आपका जो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन है ये आपका डीहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन के अंदर चेंज होता है, और उसके बाद आपकी जो टेस्टोस्टेरोन और उसके बाद एस्ट्रोन एस्ट्राडियोल और आपकी जो एंड्रोजन्स टाइप्स होती हैं वो आपके जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो आपकी हेल्प आउट कर रही होती हैं। ये सारी चीज़ें सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर, किसमें? सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर। ये तो आपको आइडिया हो गया कि एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, और इसमें 21, 11 और 17 अल्फा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इनकी डेफिशिएंसी को देखा जाए, मैंने आपको बताया कि 17 अल्फ़ा की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो मुझे बताएं कि 17 अल्फ़ा आपका कॉर्टिसोल और एंड्रोजन्स के अलावा एल्डोस्टेरोन के ऊपर कोई इफेक्ट है? नहीं, इसका डायरेक्ट है। तो इसलिए 17 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज की जब भी डेफिशिएंसी होगी तो आपका एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद पोटाशियम जो होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। क्यों? सोडियम अंदर रिटेंशन, और पोटाशियम की मतलब सोडियम का इनफ्लक्स और पोटाशियम का ईफ्लक्स, मतलब पोटाशियम क्या जाता है? बाहर की तरफ। कॉर्टिसोल इसके अंदर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बीपी इसके अंदर ज़्यादा हो जाता है बिकॉज एल्डोस्टेरोन सोडियम की रिटेंशन करवा रहा है, और बीपी जो होता है वो रेज, क्योंकि वाटर फॉलोज सोडियम।
सेक्स हार्मोन्स भी कम। मैंने आपको दोनों को बताया कि यहाँ पे आपका जहाँ पे भी 17 अल्फा की डेफिशिएंसी आएगी आपके कॉर्टिसोल और सेक्स हार्मोन्स नहीं होंगे, यानी पे जहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी हुई तो ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ एल्डोस्टेरोन ही बनेगा। ठीक है, अब जब आपकी डेफिशिएंसी हो रही है, आपके एंड्रोजन्स भी नहीं है, कॉर्टिसोल भी नहीं है, तो मुझे बताएं कि सेक्सुअल डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी। इसलिए जो पेशेंट होते हैं 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के, तो मेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? एम्बिगस जेनिटली और अनडिसेंडेड टेस्टिस, लेकिन और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर किसी भी किस्म की सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होती। अब आ जाता है 21 हाइड्रोक्सिलेज। अब मुझे बताया 21 हाइड्रोक्सिलेज आपके किस में रिस्पॉन्सिबल हो रहा है? यहाँ तक, यानी कि एल्डोस्टेरोन प्लस कॉर्टिसोल। अब मुझे बताएं, जब प्रोजेस्टेरोन है या आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, ये दोनों अगर नीचे ये है ही नहीं, एब्सेंट है 21, तो क्या ये चेंज होंगे? नहीं होंगे। तो एंड्रोजन्स क्या होगा? ज़्यादा बनेगा, क्योंकि 21 अल्फा तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन, 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेट इज द मोस्ट कॉमन। तो दोनों पाथवेज एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल के पाथवेज क्या हो जाएंगे? कम। और ACTH की जो सी इसमें प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे बात है, जो एंड्रोजन्स हैं उनके प्रकर्सर ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब एल्डोस्टेरोन हो ही नहीं रहा तो साल्ट की क्या हो जाती है? वेस्टिंग। तो एल्डोस्टेरोन कम, यानी कि साल्ट की क्या हो रही है? वेस्टिंग हो रही है। अब जब साल्ट की वेस्टिंग हो रही है तो मुझे पता है पोटाशियम ज़्यादा होगा ही नहीं होगा, कि अब पोटाशियम का इफ्लक्स बाहर की तरफ और पोटाशियम का इनफ्लक्स यानी कि अंदर की तरफ, BP भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, दोनों चीज़ों में। लेकिन जो सेक्स हार्मोन्स है वो ज़्यादा है, क्योंकि 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का इन दोनों में एंड्रोजन की प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, जस्ट 17 अल्फा ही एंड्रोजन्स को आगे प्रमोट कर रहा होता है। फिर इसमें आपकी रीनन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, आपका रास मैकेनिज्म जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन आपका इसमें ज़्यादा हो जाता है। अब इसके अंदर प्रेजेंटेशन वही होती है कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर प्रिकॉशन, मतलब एंड्रोजन इतना जल्दी और इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है आपके जो सेक्स हार्मोन्स है कि फीमेल्स में जो है वो क्या हो जाना स्टार्ट हो जाती है? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के वक्त से पहले ही उनके जो डेवलपमेंट है उनकी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? फिर इसके अलावा आ जाता है आपका प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन मेल, और विरलाइजेशन इन फीमेल्स, यानी कि उसके अंदर जो है वो मेल के करैक्टरिस्टिक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज एंड्रोजन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, तो इसलिए उनको हेयर्स वगैरह मुंह पे और जिस्म पे वो ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाता है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो होता है वो आपका किस में हेल्प आउट कर रहा होता है? कॉर्टिसोल और एंड्रोजन दोनों में। अब फिर देखें, आप कहेंगे यार कॉर्टिसोल तो हर जगह पे पीट रहा है ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है 11 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के अंदर, कि आपका जो BP है, ब्लड प्रेशर है, वो ज़्यादा ही होता है। इसमें आपको कॉर्टिसोल का पाथवे डिक्रीज होता है, लेकिन एल्डोस्टेरोन भी कम होता है। बट इसके अंदर जो डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन है विच इज़ DOC, ये भी आपका ऐसे ही रोल प्ले करता है विच इज़ अ मिनरल कॉर्टिकॉइड। तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर आपका जो BP है वो क्या होगा? मेंटेन्ड होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो DOC है, बेशक वो आपका 11 बीटा नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपका कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। बेशक इधर आपका एल्डोस्टेरोन कम होगा। ठीक है, बेशक रास की मैकेनिज्म की जो रास की एक्टिविटी आपकी ना हो, लेकिन फिर भी आपका ये आपकी बॉडी का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, उसको मेंटेन करके रखता है। एंड्रोजन्स भी इसमें ज़्यादा होंगे और इन एक्टिविटीज़ के अंदर आपको मैंने बताया कि कम होगी। ठीक है, इसी वजह से इसके अंदर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और सेम वही विरलाइजेशन होगी कि लड़कियों के अंदर बाल वगैरह जो सब हमें देखने को मिल सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपके एंड पे 1 आया, यानी कि आपके एंड पे 1 आया, अगर एंजाइम स्टार्ट हो रहा है विद 1, यानी कि अगर स्टार्ट हो रहा है विद 1 यानी कि 17 और 11, तो आपने याद रखना है कि इस पेशेंट के अंदर आपकी हाइपरटेंशन हो रही है। क्या हो रही है? हाइपरटेंशन, यानी कि आपका एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? ज़्यादा बन रहा है। अगर आता है आपका 1 एट द एंड, यानी कि 21 एक आखिर में आ रहा है, तो इसी के अंदर आपकी होगी विरिलाइजेशन। ठीक है, और इसके अंदर आपके जो एंड्रोजन्स हैं वो क्या होंगे? आपके बहुत ज़्यादा होंगे। क्लियर? बस ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपका 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल क्या है? बेसिकली कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है, जो आपका एड्रिनल जोना फेसिकुलेटा से क्या हो रहा होता है? रिलीज़ हो रहा होता है। अब ये आपका स्ट्रेस हार्मोन भी होता है, परमिसिव हार्मोन भी होता है, आगे मैं बताता हूँ कैसे, और कैटाबोलिक हार्मोन भी होता है। ठीक है, अब एपेटाइट को हमने कैसे देखना होता है? आपको पता है कि जब भी आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है। वो अलग बात है कि खाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन भूख क्या लग रही होती है? बहुत ज़्यादा लग रही होती है। इसलिए अगर आपको स्ट्रेस के अंदर कोई चीज़ भी दे देना, आप खा जाएंगे, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि यार मैंने खा भी लिया, लेकिन आपका पेट जो है वो भरा नहीं होगा, आपको फिर भी भूख लगेगी। तो स्ट्रेस के अंदर आपका जो एपेटाइट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, और आपके स्ट्रेस के अंदर आपको एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है।
ब्लड प्रेशर को भी ज़्यादा कर रहा होता है बाय अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन आर्टरीज। जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन है ना, जो वेसल्स होते हैं वो कैटेकोलामाइंस के अंदर कैटेकोलामाइंस को लेकर बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो अल्फा 1 रिसेप्टर जब आर्टरीज पे अफेक्ट करता है तो उसकी वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, जो और आपकी जो वेसल्स हैं कंस्ट्रिक्ट होती हैं और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन है, हाई कंसंट्रेशन जो आपका जो एल्डोस्टेरोन है वो भी कहीं ना कहीं आपकी सोडियम की रिटेंशन करवाता है और बीपी को क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा इंसुलिन की जो है वो रेसिस्टेंट करवा रही होती है। अब जो कॉर्टिसोल सेल्स होते हैं वो इंसुलिन के अगेंस्ट जो है वो रेसिस्टेंट बना देते हैं सेल्स के ऊपर। तो जब सेल्स के ऊपर इंसुलिन आके लगती है, यानी कि आपका जब स्ट्रेस में आपका जो कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो वो आपकी इंसुलिन को रिसेप्टर्स को बंद कर देते हैं। तो जब इंसुलिन बेशक आके लगेगा भी तो उसमें भी आपकी इंसुलिन क्या आएगी, रेजिस्टेंट रहेगी, और आपका जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा रहेगा। क्योंकि वेन एवर यू आर इन अ फाइट और फ्लाइट कंडीशन, जब आपका स्ट्रेस की कंडीशन में आपका जब ज़्यादा होता है, आपका कैटेकोलामाइन ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। दैट्स वाई अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया कि अगर इंसुलिन भी उस टाइम पे प्रोड्यूस हो रही है कि आप कुछ खा रहे हो और इंसुलिन भी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो तो आपकी साथ सी बात है, आपको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में मदद ही नहीं करेगी, क्योंकि वो तो स्टोर करवा देगी। इसलिए वो इंसुलिन जो है वो रेसिस्टेंट करवा देती है। इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटीलाइसिस, ताकि जो है वो आपकी फॉर्मेशन हो ग्लूकोज की जो है वो जो फॉर्मेशन है उसको बेहतर करे, यानी कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कर देता है। क्यों? स्ट्रेस के अंदर आपकी एनर्जी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्लूकोज की। दैट्स वाई ये क्या कर रहा होता है, स्ट्रेस में एनर्जी जो है वो सप्लाई की जो मेंटेनेंस है उसको कंट्रोल कर रहा होता है और उसको स्टोर करने में हेल्प कर रहा होता है, ताकि स्ट्रेस के अंदर आपको वो जो ग्लूकोज है वो आपको मिल सके। डिक्रीज फाइब्रोप्लास्टिक एक्टिविटी, यानी कि स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज़ के ऊपर भी इसके इफेक्ट होते हैं कि फाइब्रोप्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाती है और उसकी रिजल्ट में आपकी जो ज़ख्म है वो ठीक नहीं होता। अब साफ सी बात है, जब भी आपकी स्ट्रेस की कंडीशन होती है उसमें आपका जब कॉर्टिसोल इंक्रीज़ हो रहा होता है तो वो सारी चीज़ों से हट के आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड में हेल्प आउट कर रहा होता है। इसीलिए वो कहीं भी अगर अलग एनर्जी लग रही है तो वो वहाँ से हटा देता है, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव इन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इन अ स्ट्रेस कंडीशन। दैट्स वाई आपकी जितनी भी एनर्जी होती है वो आपकी कैटाकोलामाइंस या आपकी जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है उसमें हेल्प आउट कर रही होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है ताकि आप उस स्ट्रेस की कंडीशन से जो है वो बाहर आ सकें। ठीक है। अच्छा जी, स्ट्राई जो होता है ये ऐसे आपके ना मार्क्स होते हैं बटक्स के ऊपर, पेट के ऊपर, बेसिकली ओबीज पेशेंट के अंदर होते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स या इम्यून रिस्पॉन्स को भी कम कर देता है। क्यों? बात फिर भी वही आ गया कि स्ट्रेस की कंडीशन में आपकी बॉडी एनर्जी सोर्स चाहिए, इसलिए वो कहीं और जगह पे एनर्जी नहीं देती। अगर इम्यून सिस्टम या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कम होगा तो आपको पता है उसके बाद आपका चाहे हिस्टामीन है, चाहे आपके WBCs हैं, चाहे कोई भी है, वो आपका कम ही रहता है अनटिल एंड अनलेस आप स्ट्रेस से आउट हो। नॉर्मली तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन इन अ स्ट्रेस कंडीशन ये आपका कॉर्टिसोल आपकी एनर्जी को कहीं और लगने नहीं देगा। ठीक है। वो कहता है नहीं, पहले स्ट्रेस से जो निकलोगे फिर ये कम होएगा। ठीक है। एंड डिक्रीज द बोन फॉर्मेशन, ये कि ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी है उसको कम कर देता है और उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होना स्टार्ट हो जाती है। अब बिग फिश के नाम से इसका जो निमोनिक है, यानी कि एपेटाइट को इंक्रीज, बीपी, इंसुलिन, ग्लूकोज, फाइब्रोब्लास्ट, इम्यून और बोन। क्लियर जी? रेगुलेशन में आपने सिंपल ये याद रखना है कि आपके जो हाइपोथैलेमस है उसका आपका कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपका रिलीज़ होता है, वहीं से रिलीज़ होता है जो, और फिर वो स्टिमुलेट करता है आपका पिट्यूटरी से, जहाँ पे आपका एसिडिया जो है वो रिलीज़ होता है पिट्यूटरी से, और वो एड्रिनल के ऊपर जाके आपका जो है वो कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज़ करवा रहा होता है। ठीक है। एंड कॉर्टिसोल आपका नेगेटिव फीडबैक दे रहा होता है आपके कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को और साथ साथ ACTH को। ठीक है। और इंपॉर्टेंटली आपने बस ये याद रखना है कि आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी के अंदर याद रखना है कि कोई ना कोई खड़ा हो या आपके साथ ना खड़ा हो, कॉर्टिसोल आपके साथ खड़ा होगा। ठीक है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि क्रोनिक स्ट्रेस में इंड्यूस प्रोलॉन्ग, यानी कि अगर आपको मुसलसल आप कह रहे हैं कि आप स्ट्रेस के अंदर रह रहे हैं और कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल की रेजिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगी और इम्यून आपका डिसफंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको स्ट्रेस चाहे हो ना हो आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म। फिर आप क्या जाते हैं एपेटाइट रेगुलेशन में, गैरलिन, लेप्टिन और एडिनोकैनाबिनॉइड्स। अब ये मैंने आपको GIT के अंदर बहुत अच्छे से और डिटेल से पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ और ओवरव्यू दे देता हूँ कि गैरलिन जो होता है वो आपका हंग्री हार्मोन होता है, आपके स्टोमिक से प्रोड्यूस होता है। जब भी आपको भूख लग रही होती है, आपको फॉर एग्जाम्पल आप फास्टिंग स्टेट में रोज़े के अफ्तार करने के लिए आप बैठे हैं, उस टाइम पर आपका गैरलिन प्रोड्यूस हो रहा होगा, और उस स्टेज के अंदर आपको, यानी कि अगर आपको भूख लगवानी है तो गैरलिन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। भूख भी बढ़ाता है और साथ साथ आपके ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज़ करवा रहा होता है। ठीक है। रिलीज कहाँ से होता है? आपके हंगर सेंटर, यानी कि लेटरल हाइपोथैलेमस से। यानी इसका सिर्फ आपने निमोनिक याद रखना है, ग्रो हंग्री, बस इस चीज़ को आपने याद रखना है। लेप्टिन जो होता है, या अच्छा ये ना अपने GIT के अंदर पढ़ लेना, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ। लेप्टिन जो होता है वो आपके स्टाइटी हार्मोन होते हैं, यानी कि आपकी भूख को कम लगने देते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि आपकी भूख एपेटाइट को कम कर देता है, इसके जरिए एक्ट करता है आपका वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस को। ये जो आपके क्या होते हैं, आपके स्टाइटिस जो होते हैं वो सेंटर्स होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको जो भूख क्या लग जाती है, कब। ओबेसिटी के अंदर अगर बंदा मोटा है
उसके अंदर जो इंक्रीज लेप्टिन ड्यू टू इंक्रीज एडिपोज टिश्यू बट आर टॉलरेंट और रेसिस्टेंट टू लेप्टिन एनोरेक्सिजेनिक इफेक्ट। ओबीज पेशेंट के अंदर लेप्टिन का कोई काम नहीं होता, चाहे जितना मर्जी रिलीज हो जाए, लेकिन वो रेजिस्टेंट ही रहता है। क्लियर। फिर आ जाते हैं कैनाबिनॉइड्स। ये भी आपके जो भूख है उसको जो है वो बढ़ाता है आपके हाइपोथैलेमस और न्यूक्लियर सकम्बेंस के ऊपर एक्ट करके। ठीक है, तो ये कहाँ पे कर रहा होता है इफेक्ट आपके न्यूक्लियर सकम्बेंस और हाइपोथैलेमस पे, और आपकी जो एपेटाइट है उसको जो है वो इंक्रीज जो है वो कर रहा होता है।